नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी एवं जन विकास महासभा द्वारा आयोजित जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक ऑर्गेनेल गोल्गी बॉडी के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे किसी शहर में एक तो मेन सड़कों का जाल बिछा रहता है, हाईवे और बड़ी वाली चौड़ी वाली सड़कें, और उसके बाद किसी कॉलोनी में वो सड़क आती है। कॉलोनी के अंदर अलग सड़कों का जाल रहता है। कॉलोनी के अंदर बाहर से कई लोग आए, कुछ सामान आया, फल वाला आया, दूध वाला आया। इसके बाद उस कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ जो है निकल करके ऑफिस जाते हैं, वहाँ कुछ बनता है तो उसे लेकर के बाजार में जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ कॉलोनी के अंदर वाली सड़कें भी वैसे ही सड़कें ही हैं जैसे शहर की और सड़कें हैं, लेकिन उनकी एक अलग पहचान हो जाती है। इसी तरीके से कोशिका के अंदर, वैसे तो पूरी कोशिका के कोशारस में, साइटोप्लाज्म में सड़कों की जाल की तरह से रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सीधे सीधे 3 प्रकार की इकाइयां होती हैं। एक तो सीधे सीधे ऐसे स्टैक्स की तरह से, किताब के पन्नों की तरह से एक के ऊपर रखे हुए, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। इसी में इसके साथ साथ कुछ जो है बगल में छोटी छोटी नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स भी हो सकती हैं, और किनारे की तरफ कुछ छोटे तथा कुछ बड़े रचनाएं होती हैं, जिनको थैली या वेसाइकल्स कहते हैं। तो जो सामान्य कोशिका के साइटोप्लाज्म में सड़कों का जाल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कि इनकी दीवार पर राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं, तो इन जिसे क्या कहते हैं हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। तो इनमें ऐसा होता है कि राइबोसोम में कुछ प्रोटीन का निर्माण हुआ और इसके बाद वो इस नलिका के अंदर आ गए और फिर नलिका के द्वारा पूरे सेल में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचा दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो एक तो ये जिसमें राइबोसोम जुड़ा रहता है उसे RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें सीधे सीधे ऐसे नलिकाएं तो हैं, लेकिन इनमें अटैच्ड राइबोसोम्स नहीं हैं, तो इन्हें SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये 2 तरीके के हुए, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दोनों में जो इनके कंपोनेंट्स हैं 3 तरीके के हो गए। एक तो ऐसे जो कि एक के ऊपर जैसे किताब या कॉपी के पेजेस होते हैं, तो जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। उसके किनारे की तरफ कुछ नलिकाएं सी भी होती हैं जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और उसके अलावा कुछ थैली जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें वेसाइकल्स कहते हैं। अब इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलते जुलते और इससे जुड़े हुए, जैसे कि किसी मोहल्ले के अंदर की सड़कों का जाल होता है, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कभी कभी एक सेक्टर में भी बटा हुआ हो सकता है, और जैसे कुछ कॉलोनी में कई सेक्टर होते हैं तो कई कंपोनेंट्स में बटा हुआ हो सकता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इनकी खोज कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में किया था। अब इनमें थोड़ा सा जो अलग विशिष्टताएं होती हैं, आइए उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो इनमें एक बात तो ये होती है कि ये इनमें एक पोलैरिटी पाई जाती है। जनरली जैसे सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ इधर की तरफ ही पाए जाएंगे, और इनमें
इनकी जो नलिकाएं होती हैं थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं, तो इनकी संरचना कुछ इस तरह की हो जाती है। एक बात, इसमें ये वाला जो हिस्सा है, तो ये भी हो सकता है कि जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं कुछ जगहों पे, और न्यूक्लियस से निकलने वाली कोई चीज़ इसके अंदर पहुंच सकती है। या ये भी हो सकता है कि जो नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें कोई चीज़ बनी और बनने के बाद इसके वेसाइकल से होकर के इनमें आ गई। तो दोनों बातें होती रहती हैं। एक तरफ तो इनमें एक तरफ से चीज़ें आती रहती हैं, इसे ये हिस्सा कॉन्वेक्स होता है, या इसे फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और दूसरी तरफ इनमें ये फिर आगे जा कर के ये कुछ सिक्रीशंस बनाती हैं, तो वो सिक्रीशंस एज सच जो है, कभी कभी यही सिक्रीशंस बाद में इनके अंदर ये लाइसोसोम्स भी बन जाती हैं, और वो सेल के अंदर ही फंक्शन करती रहती हैं। या कभी कभी ये भी होता है कि ये सिक्रीशंस यहाँ से निकल करके यहाँ पर आ गए सेल मेम्ब्रेन के पास, और फिर सेल मेम्ब्रेन के पास आने के बाद क्या हुआ कि जैसे इनका ये हिस्सा डिसॉल्व हो गया, इनके सिक्रीशन सेल के बाहर चले गए। जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में और एंडोक्राइन ग्लैंड में जो ग्लैंड्स होती हैं, तो ग्लैंड्स कई तरीके के एंजाइम्स और हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं। तो उनमें क्या होता है कि बना सिक्रीशन और सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर के फिर सेल मेम्ब्रेन के बाहर कर दिया गया। तो इसमें ये हिस्सा जो इसका मेम्ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा था, ये पार्ट बन गया सेल मेम्ब्रेन का। तो एक तरफ तो कुछ हिस्सा जो है इसका सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनता जाता है, और दूसरी तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ हिस्सा वेसाइकल्स इसमें आकर के मिलती रहती हैं। तो इस तरीके से गोल्गी बॉडी एक बहुत ही एक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। एक तरफ तो कुछ चीज़ें बनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और उनका फ्लो हुआ, ये गोल्गी बॉडी के अंदर स्टोर हुई। अब दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये इनसे जो सिक्रीशन है कंटिन्यूअस भी हो सकता है कि एक तरफ आया इधर गया फिर बाहर तुरंत चला गया, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये बनने के बाद कुछ समय तक सेल के अंदर ही इनएक्टिव फॉर्म में बने रहें, जिसे कहते हैं हम जाइमोजेन। तो इनसे होने वाले सिक्रीशंस दोनों तरह के हो सकते हैं, कंटिन्यूअस सिक्रीशन भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस सिक्रीशन भी हो सकते हैं। बना और सीधे सीधे जाकर के सेल मेम्ब्रेन से होकर के बाहर कर दिया गया, या दूसरा पाथवे हो सकता है कि यहाँ से आया और ये सिक्रीटरी वेसाइकल्स के अंदर स्टोर रहा कुछ समय तक, बाद में जब ज़रूरत हुई तो इसे बाहर रिलीज किया गया। तो आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या खास बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि गोल्गी बॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में रहता है। ये एक सेल के अंदर एक गोल्गी बॉडी भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20, 50 भी हो सकते हैं। तो जब कई यूनिट होती हैं तो उसमें से एक यूनिट को डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट्स में ज़्यादातर डिक्टियोसोम पाए जाते हैं, कुछ एनिमल सेल्स में भी, लीवर सेल्स वगैरह में भी एक से अधिक गोल्गी बॉडी पाई जा सकती हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इनमें एक तो ये कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस है, एक तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड है, उससे चीज़ बन करके इसके अंदर आ रही है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन करके फिर इसके अंदर आ गई। और इसमें अटैच्ड राइबोसोम्स नहीं हैं, तीनों तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ तो सिस्टर्नी भी है 3 से लेकर के 7 तक, कुछ ट्यूब्यूल्स भी हैं, कुछ वेसाइकल्स भी हैं। अब इनके सिक्रीशंस देखिए, यहाँ पर आगे जाकर के सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर के इन्होंने सिक्रीशंस को बाहर कर दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्गी बॉडी के चारों तरफ एक हिस्सा ऐसा है कि उस हिस्से में कोई और सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, तो इसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं।
लेकिन इसके बिल्कुल बाहर पेरीफेरी के पास कुछ राइबोसोम्स हो सकते हैं। तो अब ये सिक्रीशन के अलावा कुछ और स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं गोल्गी बॉडी के, जैसे कि सेल डिवीजन के समय जब न्यूक्लियस का विभाजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस होना है, तो साइटोकाइनेसिस के समय इनमें एनिमल सेल्स में तो सीधे सीधे फॉलोइंग होता है और बीच में आकर के वो मेम्ब्रेन जुड़ जाती है, दो कंपार्टमेंट में टूट गया। लेकिन प्लांट सेल्स में चूंकि सेलुलोज की सेल वॉल है तो इसलिए उसमें फॉलोइंग नहीं हो पाती, वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये एक प्लांट सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस का विभाजन हो गया, ये दो न्यूक्लियस बन गए और दोनों के साथ यहाँ गोल्गी बॉडी है। अब इस गोल्गी बॉडी के वेसाइकल्स बीच की जगह में धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। इन्होंने एक सेल प्लेट बनाया और सेल प्लेट बनाने के बाद धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। जब काफ़ी मोटा हो गया तो अब ये दो अलग अलग सेल्स में टूट गया। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन के समय शुरू में तो स्पर्मेटिड गोल कोशिका होती है, लेकिन इसी के गोल्गी बॉडी में फिर मॉडिफिकेशन होने लगता है। बीच में एक ग्रेन्यूल बन जाता है जिसे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं, और यही आगे चल करके स्पर्म सेल में एंटीरियर एंड पे जो एक्रोसोम होता है, तो एक्रोसोम बनाने का काम भी गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। और इसके अलावा गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी हो सकता है। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मल जो प्रोटीन्स बने उसके अलावा उनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स भी जोड़ी जाती हैं, तो उसको जोड़ने का काम भी इसी गोल्गी बॉडी के अंदर होता है कि एक तरफ तो प्रोटीन बन करके राइबोसोम से आ गया इसमें, और उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉइटी जोड़ दिए गए, तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाया गया या ग्लाइकोलिपिड बनाया गया, जो कि फिर बाद में जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसे या तो लाइसोसोम बना दिया गया या फिर रिलीज कर दिया गया बाहर की तरफ। ये अब पूरी बात को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि गोल्गी बॉडी की खोज सन 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। गोल्गी बॉडी भी कोशिका के कोशारस में पाए जाने वाले एंडोमेम्ब्रेन्स के रूपांतरण या डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं। मॉर्फोलॉजी के स्तर पर प्लांट और एनिमल सेल्स में पाए जाने वाले गोल्गी बॉडी काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। एक कोशिका में एक या एक से अधिक, जैसे लीवर सेल्स में 50 तक गोल्गी बॉडी भी हो सकते हैं। प्लांट सेल्स में इन गोल्गी बॉडीज की संख्या कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें से एक यूनिट को डिक्टियोसोम कहते हैं। प्रत्येक डिक्टियोसोम में 3 प्रकार की रचनाएं हो सकती हैं: पैरेलल स्टैक वाली सिस्टर्नी, दूसरा पतली नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स, और तीसरा थैली जैसी वेसाइकल्स। गोल्गी के सिस्टर्नी की दीवार की सतह पर अटैच्ड राइबोसोम्स नहीं पाई जाती। जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रायः गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी के चारों तरफ एक ऐसा हिस्सा पाया जाता है जिसमें सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी पेरीफेरी के पास कुछ राइबोसोम्स उपस्थित हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये गोल्गी बॉडी था, तो इसके चारों तरफ का ये वाला हिस्सा जोन ऑफ एक्सक्लूजन, और बाकी वैसे तो कोई ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, लेकिन कभी कभी इसमें किनारे की तरफ कुछ राइबोसोम्स हो सकते हैं। इसमें हमेशा एक पोलराइजेशन पाया जाता है। ये वाला जो हिस्सा है कॉन्वेक्स होता है और ये वाला हिस्सा कॉनकेव होता है। गोल्गी बॉडी के प्रत्येक डिक्टियोसोम में एक पोलैरिटी पाई जाती है जिसमें 2 छोर होते हैं। न्यूक्लियस के करीब वाला कॉन्वेक्स प्रॉक्सिमल या फॉर्मिंग फेस और एक दूरस्थ डिस्टल मैच्योरिंग कॉनकेव फेस। कभी कभी गोल्गी बॉडी की वेसाइकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से भी जा जुड़ती हैं और वहाँ से सीक्रीशंस को बाहर कर देती हैं। फॉर्मिंग फेस की तरफ भी कुछ वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स भी कन्वर्ज होती रहती हैं, जिनमें कुछ सेल सिक्रीशंस स्टोर होती रहती हैं। ये एक छिद्रयुक्त परफोरेटेड या फिनेस्ट्रेटेड प्लेट बनाती हैं। एक बात ये कि कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन फ्लो इन गोल्गी चलता रहता है, चूँकि सिक्रीटरी वेसाइकल्स के रूप में हर समय मेम्ब्रेन लॉस होता रहता है, अतः इस कमी को कंपेंसेट करने के लिए फॉर्मिंग फेस की तरफ हर समय डिफ्रेंशिएशन होता रहता है। इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ गोल्गी।
गोल्गी बॉडी के विभिन्न हिस्से एक तरफ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या कभी कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तथा दूसरी तरफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स या उनसे होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। लीवर की कोशिकाओं से लाइपोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स के सिक्रीशन को स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखा जा सकता है। एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग कि कभी कभी जैसे हमारे घर के दरवाजे पे जैसे शीशा है तो शीशे पे दो बातें हो सकती हैं। कभी कभी तो जय मान लीजिए कोई मक्खी या बैठी हुई है, या कभी कभी ऐसे ही थोड़ी सी मिट्टी धूल के कण कुछ ऐसे डिजाइन में जो पड़े हों जिसे देख करके लगता है कि जैसे कोई मक्खी बैठी हो। तो ऐसी चीज़ें सेल के अंदर भी कभी कभी, तो उससे ऐसी चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट कहते हैं कि जो कि वास्तव में कुछ नहीं है। तो अब कोई चीज़ जो है आर्टिफैक्ट है या वास्तव में वो कोई चीज़ है, तो इसका तरीका ये है इसे सिद्ध करने का कि हम उसे वास्तव में अलग कर लें। अब जैसे शीशे पे कोई चीज़ दिखाई दे रहा है, हम उसको खुरच करके पकड़ के देख रहे हैं कि मक्खी है तब तो ठीक है, और नहीं देखा कि खाली वैसे ही से उसकी दीवार में कुछ डिजाइन बनी हुई थी। तो एक लंबे समय तक कुछ वैज्ञानिक कहते थे कि गोल्गी बॉडी ऐसा होता कुछ नहीं है, वो तो बस आर्टिफैक्ट है। लेकिन फिर बाद में हल्के होमोजेनाइजेशन के बाद और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेल्स के गोल्गी बॉडी को आइसोलेट करने में भी सफलता मिली है, और उसको आइसोलेट करने के बाद इसके तीनों कंपोनेंट्स को भी सब फ्रैक्शनेट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ देखें कि कई पादप और जंतु कोशिकाओं को हल्का जेंटिल होमोजेनाइजेशन करने के बाद डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस को आइसोलेट करने में सफलता मिली है। साइटोकेमिस्ट्री, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 होती है, जिसकी तुलना में ER और माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेसिफिक डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लीवर सेल से आइसोलेट की गई गोल्गी बॉडी में 60% प्रोटीन तथा 40% लिपिड्स पाई गई हैं। गोल्गी बॉडी में पाई जाने वाली प्रोटीन्स का पैटर्न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाने वाली प्रोटीन्स से डिफरेंट होता है और थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स, तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन से भी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा डिफरेंट होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम आइसोलेट करके देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ गोल्गी बॉडी ही है या उसमें कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टुकड़े हैं या सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि हर ऑर्गेनेल में उसकी दीवार में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम मार्कर एंजाइम्स मानते हैं। तो उस आइसोलेटेड हमने कोई सैंपल लिया है, उसमें वो मार्कर एंजाइम यदि है तो हम मान लेते हैं कि वो वाला ऑर्गेनेल उसमें मिला हुआ है, थोड़ा सा कंटेमिनेटेड है। मार्कर एंजाइम्स ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन में कुछ अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, अतः इन विशेष एंजाइम्स के पाए जाने को मार्कर्स की भांति इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः आइसोलेटेड गोल्गी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई कंटेमिनेशन हो तो इन मार्कर एंजाइम्स की उपस्थिति से पता चल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्गी बॉडी में दो एंजाइम्स विशेष रूप से पाए जाते हैं, एक तो थियामीन पायरोफॉस्फेटेज और दूसरा ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज वही कार्बोहाइड्रेट यूनिट को फिर प्रोटीन से अटैच करने का काम करता है। आइसोलेटेड गोल्गी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में थियामीन पायरोफॉस्फेटेज तथा कई प्रकार के ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस पाए जाते हैं जो ओलाइगोसैकेराइड्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स की ओर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आइसोलेटेड गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पुनः छोटे हिस्सों में सब फ्रैक्शनेट भी किया जा सकता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कार्य, गोल्गी बॉडी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बीच में मध्यस्थता करने वाले एक बिचौलिए कक्ष के रूप में समझा जा सकता है। इसके माध्यम से तरल या फ्लूइड, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, सेल वॉल बनाने वाली यूनिट्स तथा अन्य सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का लगातार प्रवाह या मूवमेंट होता रहता है। गोल्गी बॉडी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला ये फंक्शन है इसका ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो गोल्गी बॉडी के मुख्य कार्यों में से एक है लिपिड्स तथा प्रोटीन्स के ग्लाइकोसाइडेशन के द्वारा ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की मदद से एक लगातार क्रमबद्ध प्रक्रिया में शुगर रेजिड्यूज का ट्रांसफ़र किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बैकबोन को बनाने के बाद ओलाइगोसैकेराइड्स तथा अंत में टर्मिनल ग्रुप्स जोड़ दिए जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स सिक्रीट किए जा सकते हैं या सेल कोट या लाइसोसोम्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं।
कैंसर सेल्स में देखा गया है कि उनमें जो ग्लाइकोसाइडेशन करने वाले ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज एंजाइम है वो उनमें वेरिएशन पाया जा सकता है। कैंसर कोशिकाओं में लिपिड्स के ग्लाइकोसाइडेशन की क्रिया जो आगे चलकर गैंग्लियोसाइट्स और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का निर्माण करती है बदल सकती है, नॉर्मल से अलग टाइप की हो सकती है। दूसरा फंक्शन है सेल सिक्रीशन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेल सिक्रीशन है। यह न सिर्फ एक्सपोर्टेबल प्रोटीन का सिक्रीशन करती है बल्कि लाइसोसोम्स तथा पेरोक्सीसोम्स के अंदर उपस्थित एंजाइम्स को भी सिक्रीट करती है। यह सिक्रीशन दो प्रकार का हो सकता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सिक्रीशन की क्रिया में बीच में उनका स्टोरेज नहीं किया जाता। सिक्रीशन प्रोडक्ट्स बनने के बाद तुरंत डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लीवर की कोशिकाओं में के गोल्गी बॉडीज के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन्स का सिक्रीशन, और दूसरा प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज का सिक्रीशन। ये भी बनने के तुरंत बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर दिए जाते हैं। और लास्ट डिसकंटिन्यूअस सिक्रीशन, जिसमें गोल्गी बॉडी के द्वारा किया जाने वाला सिक्रीशन बीच में जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में स्टोर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार गोल्गी बॉडी भी सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, और जो कि डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।